सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त एक चीज़ जो इस मुल्क में सबसे तवातुर के साथ तरक्की कर रही है वो है इस मुल्क में महंगाई। महंगाई की शरह जिस तरह से बढ़ रही है और कोई चीज़ इस तरह से आगे नहीं जा रही। पूरा मुल्क शायद पीछे की जानिब जा रहा है और महंगाई और कीमतें आगे की जानिब जा रही। चलें, शुक्र है किसी काम में तो इस वक्त इस कौम में तरक्की हुई है और हुकूमत सबसे बेहतरीन तरीके से इसको चला रही है कि वो किसी चीज़ को नहीं रोक पा रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि इसी तरह से महंगाई तरक्की करती रहे। कहीं ना कहीं कोई ग्राफ तो इस हुकूमत के आते हुए को बेहतर तौर पर आगे बढ़ पाए। सूरत हाल ये है कि एक रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। कोयटा की बात करें तो 20 रुपए की रोटी 30 रुपए तक पहुंच रही है। जिस मजदूर की मजदूरी रोजाना की 100 रुपया होगी, वो क्या 2 वक्त की रोटी भी खा सकता है या नहीं, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन हुकूमत का सारा जोर मुकदमात पर है, अपोजिशन के जलसों पर है, अपोजिशन के खिलाफ पूरी कार्रवाइयाँ करने पर है। असल काम अवाम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो जाए, इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए भी कुछ हो जाए, लेकिन शायद ऐसा अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नोटिस लिए जाते हैं, ये वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत दी जाती हैं, महंगाई को कंट्रोल किया जाना है, लेकिन वो जिसको कंट्रोल किया जाना है उसका नाम महंगाई है, तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आज हम बात करेंगे इस वक्त सूरत हाल, आम जो चीज़ें हैं वो मैसर होनी है लोगों को, वो कितनी सस्ती और कितनी महंगी है। सबसे पहले कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पर नान भाइयों ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि 20 रुपए की बजाय अब 30 रुपए नान होगा तो ही वो अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे। आबदा बलोच हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबदा, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं? इतनी ज़्यादा महंगी रोटी कैसे लोग ले पाएंगे? जी बिल्कुल, नान एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो हड़ताल है उसकी कॉल दी गई थी और कहा गया था कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात पर गौर करेगा तो आज जो तंदूर है वो बंद नहीं किए जाएंगे। ताहम आज से उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर सूबे भर में जो है हड़ताल कर रखी है और तंदूर बंद है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मजदूर जो है यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी मैडम, अभी तंदूर तो उन्होंने बंद कर दी है, ठीक है। वो कह रहे डिमांड उनकी कुछ ज़्यादा ही है कि रोटी महंगी की जाए, लेकिन गरीब आवाम कहाँ जाएगी? गरीब आवाम का क्या होगा? अभी तंदूर शटर बंद होने की वजह से जो है ना, डबल रोटी बंद, बिस्किट पे गुजारा हो रहा है। लेकिन इससे तो ऐसा नहीं चलेगा। बिस्किट है आजकल 15 रुपये का पैकेट, उससे तो किसी का पेट भी नहीं भरता। लेकिन एक रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। एक रोटी रह गई थी, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे हम लोग? अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? बस मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एक रोटी रह गई थी, ये भी महंगी हो गई तो आवाम तो बिल्कुल भूख से मरेगी। अब जाके मार्केट में देखिए क्या चीज़, अभी गरीब बंदा मेडिसिन नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं। जब से ये इमरान खान आए हैं ना, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, और ये अब क्या करें, मांगने पे हम लोग मजबूर हो गए। बिल्कुल, आपने सुना कि जो शहरी है वो काफी ना कहता है रोटियां लेने आए लेकिन तंदूर बंद है, करे तो अब क्या करें? हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी। यहाँ पर इस वक्त नान भाइयों ने हड़ताल कर रखी है और अवाम परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ये कहा गया कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि सब्सिडाइज्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल वाकई ऐसी है कि चीज़ें मिल भी रही हैं और क्या उनकी कीमतें कम हैं। सुधीर चौधरी जो है हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुधीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से सहूलत बाज़ार लगाने से शहरियों को सहूलत तो मिली है। अशे खुरनोश सरकारी लिस्ट पर दस्तयाब हैं, लेकिन गली मोहल्लों में बैठे दुकानदार, सब्ज़ी फरोश अभी तक उनकी कीमतें जो हैं वो सरकारी लिस्ट से मैच नहीं करती। गैर मेयारी अशिया खुरनोश सब्ज़ियाँ और फल अभी तक फ़रोख्त हो रहे हैं और उनकी कीमत जो है वो भी आम मार्केट से ज़्यादा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सहूलत बाज़ार के साथ साथ गली मोहल्लों में जितने भी परचून वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, वहाँ पर भी कीमतों को कंट्रोल करें। यहाँ भी एक दुकान पर बैठे हैं जो आप देख सकते हैं कि ये घिया जो है इसकी आम प्राइस जो है वो सरकारी लिस्ट के मुताबिक। लाहौर से बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। और हम सूरत हाल पर बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल एक जानिब है और दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल जो है वो गर्म होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का।
आप लोगों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर अपोजिशन की जमातें जो PTM के इत्तेहाद की सूरत में हमें नज़र आ रही हैं, PTM अपना इजलास कर रही है, जलसे कर रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है। हुकूमत तमाम तर ब्लेम आप लोगों पर डालती है कि ये इस नहज तक मुल्क को जो बैंकरप्सी तक की सूरत हाल पर ले आए, अपोजिशन उसको ठीक करते करते वक्त लग रहा है। जिस सूरत हाल पर आप ले आए हैं, जिस नहज में, उसी के असरात हैं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है। जी जी कैसे साहब? जी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये बात करना कितना आसान है, ये बात करना कि क्योंकि पिछली हुकूमत नायक थी, उनकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं थी, उस वजह से महंगाई हो रही। यार सोचो तो सही कि उस वजह से महंगाई तो उस वक्त होनी थी ना। अगर हमारी पॉलिसियों का कोई असर होता तो 5 साल हमारी हुकूमत रही, तो 5 साल कोई महंगाई नहीं हुई। हमने 6% छोड़ा महंगाई, जो जब छोड़ी हुकूमत, यानी 5 साल हमारी पॉलिसियों की वजह से महंगाई नहीं हुई। लेकिन अब 2-2.5 साल बाद जब हमारी हुकूमत को छोड़े हुए 2.5 साल हो गए, तो अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और ये इतना सख्त बुरान है इनकी नाअहलियों की वजह से। इनको किसी किस्म का कोई मुआशत का पता ही नहीं है, अलफ बे भी पता नहीं है। और ये कितना बुरा लगता है, इनको पता नहीं बुरा नहीं लगता ये बात करते हुए कि उन पॉलिसियों की वजह से उस वक्त महंगाई नहीं हुई, अब महंगाई हो गई है। अब कोई सोचो यार, किसी बाहर मईशत से पूछ लो, कोई बंदा ये कह दे, इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना रोज़ रोज़ एक ही बात कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। भाई ना दें NRO, कौन मांग रहा है आपसे? और कोई एक बार थोड़ी, हमारे तो हर लीडर को नैब ने इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके करें जी। हम तो कभी एक बार दिन भी नहीं कहा। हमने तो पहले दिन इनसे कहा था कि आपसे ये संभलेगी नहीं मईशत, बैठ जाएं, चार्टर ऑफ इकानमी करें, मिलजुल के इस मुल्क की हालत बेहतर करते हैं। अब जो गरीब आदमी का सत्यानाश इन्होंने कर दी है, जो फसल का, मैं आपको बताऊं कि 61 लाख टन गंदम प्रोक्योर की है, पिछले दिनों खरीदी है पंजाब हुकूमत ने, और वो 35 रुपए दिया है ग्रोर को रेट, 1400 रुपये मन 3500। अब बाहर से जो खरीद रहे हैं वो 50 रुपए किलो तो बाहर से खरीद रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं, उनके ग्रोर को। यानी इस वक्त $285 दुनिया में कीमत है गंदम की, तो 50 रुपए से ज़्यादा उनसे खरीद रहे हैं, और फिर यहाँ मंगा के और पंजाब में पहुँचा के वो 55 रुपये उसकी कास्ट आ जाएगी। अब भाई अपने ग्रोर को अभी गंदम बीज फसल होने वाली है, ये कोई पॉलिसी कर लो कि अभी अनाउंस कर दो कोई अच्छी कीमत, ताकि हमारा ग्रोर वो कोई ज़्यादा फसल करे। तो आपके यहाँ काटन का क्या हाल हुआ, ये भी हमने कर दिया कि इस साल सबसे कम काटन 65 लाख गांठें। शेख साहब, हम बात साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन कर लिया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। सर, जो कंट्रोल नहीं हो रहा वो एक महंगाई और तरक्की सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड में हो रही है, और उसका नाम है महंगाई, बढ़ती हुई कीमतें। मसला ये है कि ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? 2.25 साल हो गए हैं, बस अब हो गई कि जनाब अपोजिशन पर, साबिका हुकूमतों पर काफ़ी इल्ज़ाम हो गए। अब आप खुद पंजाब के एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर फसल ही फसल है, दोनों तरह की फसलें हैं, गंदम भी है और कपास का भी वो इलाका है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गंदम कंट्रोल में नहीं आ रही, चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही है, आटा जिस तरह से बढ़ रहा है वो एक आम आदमी के लिए तो अब पहुँच से बाहर है। अब कितना मजीद वक्त चाहिए और कितनी मजीद कीमत आप बढ़ाना चाह रहे हैं अगले आने वाले वक्त में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई इस वक्त एक इतना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, जिसको सबसे पहले हमने टारगेट यही किया हुआ कि हमने इसको फेस करना है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर आए, पूरे पंजाब में KPK में अब सहूलत बाजार का हम आगाज कर रहे हैं। आप ये मत समझे कि गवर्नमेंट जो है कुछ बेखबर है, खुदा खास्ता जो चीजें ग्राउंड रियलिटी है उसको हमने फेस भी करना है और आवाम को रिलीफ भी देना है। मेरी बातों को आप थोड़ा सा मुझे एक मिनट दीजिएगा। पाकिस्तान में कभी भी किसी हुकूमत की तरजीह एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर बेल्ट से हूँ, यहाँ जो कॉटन जोन था जहाँ से हमारी तमाम गारमेंट्स, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ करती थी, उस जोन में पिछले 15 साल में बगैर किसी विजन के
आने वाले वक्तों की वर्किंग के शुगर इंडस्ट्री लगाई गई और हमारी कॉटन को प्लान करके तबाह किया गया। आज सूरत हाल ये है कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हम जरे मुबादला कमाया करते थे, हमारा ग्रोअर कॉटन ग्रो करके अपने आप को भी और मुल्क की मईशत में भी रोल प्ले किया करता था, वो कॉटन हमने ऑलमोस्ट तबाह कर दी। ये 2 साल में ठीक होने वाली चीजें नहीं है। दुनिया में जिन मुल्कों ने लीड किया उन्होंने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी इकोनॉमी की बैकबोन बनाया। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कभी तरजीह नहीं रही। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस है। आप जिस में वीक देखेंगे कि पंजाब में और मुल्क भर में जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है वहां आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि चीजें डाउन होने की तरफ जाएंगी। आपने पिछले 15 से 20 रोज में देखा होगा कि पाकिस्तानी रुपी ने स्ट्रेंथनिंग ली है, पाकिस्तान का रुपया बढ़ा है, डॉलर का रेट कम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनली जो हालात पैदा किए और फिर जो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सूरत हाल थी, हमें इस चीज से डिस्टर्ब होना था। लेकिन प्रॉब्लम आती है जहां गवर्नमेंट की तरजीहात डिफरेंट हो। अभी आपने अपने एंट्रो में कहा अगर जी, और ऐसे शेख साहब ने कहा कि जी गवर्नमेंट को सिर्फ अपोजिशन पे केस बना रही है। कैसर शेख साहब पे तो कोई केस का क्राइम होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने केस नहीं बनाने होते, इदारों ने केस बनाने होते हैं। हम चीजों को जब मिक्स करते हैं तो हम वो एक्चुअल बात नहीं कर पाते जो बात हमें करनी चाहिए। इस वक्त आटे के हवाले से जो भी हमने वीट इंपोर्ट किया है वो यहाँ कराची पोर्ट पर पहुंच गई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 10 से 12 दिन में ना सिर्फ आटे का रेट डाउन होगा बल्कि पिछले 4-5 रोज में पंजाब भी आपको अर्ज कर दूं 250 से 300 रुपए मन का फर्क पड़ा है। और यही चीजें आम आदमी तक पहुंचेंगी। सर 2 दिन पहले की तो खबर ये थी कि मुशीर खजाना के जो इजलास हो रहा है उसमें तकरीबन 300 से 400 रुपया मन इजाफा कीमत के हवाले से वो तयन किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में ये भी इजाफा हो जाएगा कि इतनी कीमत इसकी इजाफा कर दिया जाए। तो अगर मजीद इजाफा हो जाएगा कीमत में जो इमदादी कीमत है तो फिर तो मजीद आटा भी महंगा होगा, मजीद जो है वो गंदम भी महंगी होगी, तो फिर तो मामला आसान नहीं, आप कह रहे हैं सस्ता हो जाएगा। देखिए मैं आपको गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट की 1475 रुपए सरकारी ग्रेड का तयन किया गया। आज भी पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स, आप एक कंप्लेन मुझे बता दें ग्राउंड रियलिटी, मैं उसका जिम्मेदार हूं। आज भी पंजाब में फूड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक सब्सिडाइज रेट पर तमाम फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम कर रहा है। प्रॉब्लम हमारी थी कि मिडिल मैन ने सोचा कि जी अब हमने सिर्फ पैसे कमाने हैं, हमने लोगों को रिलीफ नहीं देना। पंजाब में पूरा मैकेनिज्म बना गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर्स की ड्यूटी है और हम ये हवाले से ऑलमोस्ट एक तरह की इमरजेंसी नाफिज की हुई है। हमने वीट की क्रॉप जो वीट की सप्लाई हम फ्लोर मिल्स को दे रहे हैं, हमने इसको इंश्योर किया कि ये हर सूरत उसी सब्सिडाइज रेट पर लोगों को पहुंचाई जाए। अब चूंकि वीट के इंटरनेशनल रेट है, हमने वीट इंपोर्ट की है तो हमें इंटरनेशनल रेट के मुताबिक अपने रेट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई चीज 100 में परचेज करें और उसे 70 में सेल करें। इसमें आम चीज ये थी कि जो फ्लोर मिल्स गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पर वीट ले रही थी वो उस वीट को आधा बनाकर सेल करने के वो कुछ और मामला चल रहे थे, इसलिए पूरे मैकेनिज्म को ना सिर्फ रिव्यू किया गया बल्कि बहुत सारी जगहों पर फ्लोर मिल्स पर जुर्माने किए गए, उसको इंश्योर किया गया कि जो गंदम गवर्नमेंट फराहम कर रही है वो लोगों तक पहुंचे। और सहूलत का आगाज 31 सहूलत बाजार लाहौर में शुरू किए गए और पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में आप सेक्टर में से देखेंगे कि सहूलत बाजारों के जरिए अशियाए खुर्दोनोश हमने मार्केट में देनी है उन रेटों पर जो मुनासिब तरीन रेट है। और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी बोर्ड के थ्रू भी अपील करूंगा, पाकिस्तानी अवाम से भी अपील करूंगा, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म 100% वर्किंग में है। मैं अपने उस छोटे ताजिर से भी दरखास्त करूंगा कि वो भी इस मसनूई महंगाई को कम करने में अपना रोल प्ले करे। सर ये मसनूई महंगाई का असल में कंट्रोल करना इंतजामिया का काम है, ज़िली हुकूमतों का काम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम है। ये सारे के सारे हुकूमत की मशीनरी कहलाते हैं। अगर हुकूमत इस पे मशीनरी के जरिए काबू नहीं पा रही है तो फिर तो एक छोटा सा दुकानदार माफिया भी बन गया है, फिर वो आपके काबू में नहीं आ रहा है। बड़े लोगों पर हाथ डालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने मुल्तान के हवाले से बात की है कि वो कॉटन बेल्ट थी वो गन्ना की बेल्ट हो गई है। तो सर पाकिस्तान में सबसे बड़े जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं
वो भी आपकी जमात के ही रहनुमा, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैं आप रिपोर्ट दे रहा हूँ जो सबसे बड़े, तो वो वहाँ पे सबसे बड़ी शुगर मिलने कैसे चल रही हैं, ये एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे अहमद शेख साहब, कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हम भरपूर कोशिश करें और सारा फोकस उधर है कि हम इसको किसी तरह से बेहतर तौर पर कर सकें। फिर गंदम इंपोर्ट हुई है तो फिर इंपोर्ट तो फिर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ख़रीदी गई है और उसी हिसाब से फिर अब आगे बेची जाएगी। अब तो फिर इसका कोई हल नहीं है। अब क्या पहले सोचा जाता है, पहले प्लान होता है कि कितनी गंदम मुल्क के लिए चाहिए, कितनी कम है, और पहले से इंपोर्ट चाहिए या इजाफा है तो एक्सपोर्ट होना चाहिए, तरीकाकार क्या होता है? ये बात ये है कि ये शुरू से ही कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। और मैंने कई आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि ये मुमकिन ही नहीं है। किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, कोई भी मुईशत को जो समझता हो, जब इन्होंने डॉलर को 115 से 168 कर दिया तो हर चीज़, या अगर जो यहाँ सस्ती भी रखेंगे वो स्मगल हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, या लोग स्टॉक कर लेंगे। ये लोगों को ये ज़रा गूंज हो रही है, उसको ठीक कीजिएगा। ये लोगों को कहते रहेंगे कि वो फलां माफिया या फलां ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितना भी कोशिश ये कर लें, मैं आपको कहता हूँ सच बोलें, क्योंकि ये नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट की जो ये सहूलत बाजार और ये जो कहा कि वो चेक करें प्राइसेस को, ये नहीं हो सकती। डिमांड सप्लाई है और दुनिया की कीमतें हैं। अगर दुनिया के ग्रोअर को, बाहर के ग्रोअर को जो गंदम उगाता है उससे आप 50 रुपए ले रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। अभी आप अगर स्पोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 35 रुपए में तो किसी ने गंदम उगानी ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने छोटे ग्रोअर को उसका ख्याल नहीं करते, उसको ना कर्जा देते हैं। मैं आपको बताऊं ना, यानी एक्सपोर्ट वाले को, टेक्सटाइल वाले को 3% पे इस वक्त आप दे रहे हैं, 3% पे फराम कर रहे हैं, लेकिन छोटा काश्तकार उसको तो काइबोर प्लस 4% यानी कोई 11-12% पे उसको कर्जा दे रहे हैं। अब वो बेचारे के पास तो कलेक्ट्रल है नहीं, अपनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बैंक में रखवा के कर्जा ले। हमारा जो एसएमई सेक्टर है उसको कुल कर्जे का सिर्फ 7% मिलता है, यानी 100 में से 7 जो है छोटे काश्तकार को और छोटे कारोबारी को मिलता है, बाकी 93% बड़े बिजनेसमैन को और बड़े एक्सपोर्टर्स को मिलता है। ऐसा ही है। हमें चाहिए हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उनको सहूलत दें। कैसे 35 रुपए में उगाएगा? मैं सिर्फ छोटा सा फिगर दे देता हूँ। मेरा अपना ताल्लुक पंजाब के उसी ग्रोर इलाके से है कि गंदम का जो बीज है इस वक्त 6,600 रुपए की बोरी है, खाद 4100 रुपए की बोरी है, और फिर ट्रैक्टर फी घंटा 1300 रुपए जो है वो है, डीजल 120 रुपए है, ज़रूरी स्प्रे जो है वो इस वक्त 1600 रुपए लीटर है। किसान कैसे गंदम उगाएगा और फिर कैसे सस्ती होगी? पहले तो ये चीजें, मैंने बिजली का बात ही नहीं किया है कि बिजली का बिल जो है वो किस तरह से ना, हाँ बिजली का आप क्योंकि हर चीज का तल्लक डॉलर से है ना, बिल्कुल, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी तरह से चीजें 168 कर दिया, वो काम होता है। अच्छा मुझे कर दी सर, ये एक बड़ी लंबी बहस है जिसपे आप देख रहे हैं, हर दिन हम उम्मीद करते हैं वजीर आजम साहब के नोटिस के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, महंगाई की सूरत हाल है इस पर हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि बेहतर हो जाए, लेकिन उम्मीद और दुआ का दामन भी छोड़ा नहीं जा सकता। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात करेंगे ये जो केसेस का मामला है, अगले आने वाले 2-3 दिन के बाद कोयटा का मैदान सजने जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम के मुखालिफ अब और क्या करने जा रही है, ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अगले आने वाले पीडीएम के जलसे के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तमाम सियासी जमातें जिसमें सिंध की हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। जो कुछ पिछले 2-3 दिन में कराची में हुआ वो भी आपके सामने अगले आने वाले दिनों में होगा क्या, इस पर बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, मुकदमे पर मुकदमा आप दर्ज करवा रहे हैं, वो वहाँ जलसा गुजरांवाला में करते हैं, आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं, यहाँ पर होता है उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, रिहाई हो जाती है, चंद घंटों में सारा खेल हो जाता है। उसके बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया
कि मामलात जो है वो सिंध हुकूमत या उनकी पुलिस से भी आगे चल रहे हैं। और अब अगले आने वाले दिनों में कोयटा में आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, तो वहाँ भी आप मुकदमात की तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं आप अपोजिशन को खुल कर खेलने देते? वो आपके खिलाफ अगर जल्द से जुलूस कर रहे हैं, करने दें। आपने भी 126 दिन किया था यही कुछ। देखिए, अपोजिशन के जलसों में सबसे पहले जलसे का आगाज गुजरांवाला में हुआ था, और उससे पहले लाहौर में माल रोड पे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, जिसमें हालांकि उन्होंने जमानत अपनी वापस ली थी, इन्होंने उसे गिरफ्तारी पेश करके एक रैली निकाली। वहां से आप देख लें कि पूरी अपोजिशन ने आपके मीडिया के थ्रू ये पैगाम पूरी दुनिया को देने की कोशिश की, और पाकिस्तान में एक शोर हुआ मचाया रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, तेरी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, इजाजत नहीं मिल रही, कंटेनर्स लगा दिए गए। मैं करता हमेशा से पाकिस्तान को बॉर्डर वर्ल्ड का मुल्क नहीं है कि यहाँ पर अलग से कोई जगह होगी, जलसा गाह होगी, कोई यहाँ हाइट पार्क होगा कि लोग वहाँ अपना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ वही सड़कें हैं, वहां से लोगों ने गुजरना भी है, वही स्पोर्ट्स के ग्राउंड है जहाँ जलसे होने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी तमाम लीडरशिप के साथ बैठकर रूट प्लान फाइनल किया, जहां जहां इनको सिक्योरिटी कंसर्न थे, इनकी क़यादत के कहने पर वहां कंटेनर्स लगाए गए ताकि खुदा ना खास्ता जलसे में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। शुदा SOP से हटकर जिन रूट्स पर यह तय था कि वहां तकारीब नहीं होगी, सिक्योरिटी इशू से इन्होंने वहां ना सिर्फ वो उस तमाम प्लान की खिलाफवर्जी की, उस तमाम रिटर्न एग्रीमेंट से वायलेट किया। तो जाहिर है गवर्नमेंट ने अपनी जिद बनवानी है। अगर सिर्फ जलसे ही शहरों में करवाने हैं तो फिर बाकी तमाम शहर को बंद कर दिया जाए, कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर दिया जाए। जहां तक कराची वाले वाकये की बात है, देखिए एक पाकिस्तान का कानून कहता है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाजार पर क्या सही सर, इस पे मामलात जो है मुकदमे हो गए लिए। मैं इस पे हम बात करते हैं। लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब आपके वक्त का। आपके शहर में अब जलसा करने जा रही है PDM, 2 दिन के बाद वहाँ पर बाकायदा तौर पर तैयारियाँ, तो आप भी फिर शहर को बंद कर रहे हैं, इजाज़त आपने भी खुलकर दे दी है PDM को जलसे की, या फिर आप भी पंजाब में मुकदमा होगा, कराची में हो गया, और वहाँ पर भी अब मुकदमे की कोई तैयारी हो जाएगी कोयटा में? देखिए, अगर ये कोई मिसबिहेव ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं इनके, जो डेमोक्रेटिक इनके नॉर्म्स हैं, जो ये दावा करते हैं डेमोक्रेटिक उसूलों की, अगर उसमें अमल दरामद करते हैं तो हमें कोई मुकदमा दर्ज करने की न कोई खुशी है न जरूरत है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट, मैंने तो 1 अक्टूबर ही कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्ट्रांगली बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, वी वेलकम देम। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रही। हमने क्वेश्चन पोज किए थे कि इतनी बड़ी 11 जमातों की जो एक अलायंस है, और वो अपना पहला जलसा पंजाब, सिंध और KPK की वजह कोयटा में इसलिए रखना चाह रहे हैं कि वो वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ उनके पास लोग नहीं है, जलसे की कामयाबी की उम्मीद नहीं है। कोयटा में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इसको टाइम बाय करने के लिए। और मैंने कह दिया था लोग इनके जलसे में बड़ी तादाद में नहीं जाएंगे, और इन्होंने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस तरह रिस्पॉन्ड किया जो मैं कहता रहा वो खुद इन्होंने दुरुस्त साबित किया। और 2 उन्होंने अपना जलसा बलूचिस्तान में कोयटा का है उसको मुलतवी किया। पहले 11 था, फिर 18, 25 अक्टूबर, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने शाहवानी साहब, पंजाब में और सिंध में तो हमने SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बड़ी खुल्लम खुल्ला देखी हैं। अब कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में बड़ा कंट्रोल किया गया कोरोना की सूरत हाल को लेकर, तो अब अगर ये जलसा होता है तो फिर SOPs किस तरह से अमल दरामद आप लोग करवा पाएंगे? आपके साथ इंतजामिया की, जलसे की इंतजामिया की क्या बातचीत हुई इस मामले को लेकर? हमारे 28 पॉइंट्स हमने SOPs बनाए हैं, जिसमें कोविड के SOPs हैं, जिसमें अरेंजमेंट्स पॉइंट हमने उनके साथ डन किए हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग उनकी तमाम लीडरशिप दे दी है। अब इस पे अमल दरामद जो है उनकी जिम्मेदारी है। स्टेज पे बैठ के लीडरशिप है PDM के, वो तो N95 मास्क भी लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें नजर आती है। अपनी जिंदगी से, अपने सेहत से उनको बहुत प्यार है।
खुदा करे उस प्यार का 5% भी अपने वर्कर के साथ अगर इनको हो, पब्लिक के साथ इनको हो, तो ये अपने वर्कर्स को, पब्लिक को SOPs अमल दरामद पे उसको यकीनी बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन 2 जलसों में हमें नजर नहीं आया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम मास्क भी फराम कर रहे हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम डेस्क लगा के सैनिटाइजर भी फराम करेंगे, क्योंकि हमारे शहरी हमारे लोग हैं और इसमें ज्यादा जो लोग आएंगे बाकी 3 सूबों से आ रहे हैं मुदस्सर। इसमें मर्ज फाटा डिस्ट्रिक्ट है, KPK है, कराची है, अंदरूनी सिंध है, यहाँ खान वगैरह से, यहाँ से ही अपने लोग लाएंगे। बलूचिस्तान के लोग कम होंगे। हमारे बलूचिस्तान में जो कोरोना का एक दफा डिक्लाइन की तरफ चला गया, फिर वापस केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे पिछले महीने, अब तो केसेस हमारे अब हमें अच्छा, तो आप कह रहे हैं इम्पोर्टेड जलसा ज्यादा होगा, इम्पोर्टेड जलसा बलूचिस्तान बाकी सूबों से। अच्छा देखिए, जब लोग वैन में आएंगे SOP जाहिर नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, ठीक, ट्रेनों में आएंगे। चल सही हो गया। शावानी साहब हमारे साथ ही रहेगा। मैं बात कर लें इस वक्त कैसरा में शेख साहब। सर SOPs का तो मामला बहरहाल जलसों में होना एक बड़ा नामुमकिन सी चीज़ है, हम बाजारों में नहीं देखते तो जलसों में कैसे मुमकिन हो पाएगा। दूसरा मामला है वो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून का बयानिए को लेकर। आपका बयानिया यानी मुस्लिम नून का, मरीम नवाज साहब की तकरीर का, नवाज शरीफ साहब की तकरीर का, वो बड़ा एक सख्त मामला है जिसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी बात भी बिलावल भुट्टो साहब ने की कि इदारों के सरबराहान के हवाले से इस तरह से नाम नहीं आने चाहिए थे। तो अब कोई तकारीर कुछ हल्की करने की कोशिश है आपकी क़यादत की जानिब से, या वैसे एग्रेसिवनेस जैसे गुजरांवाला में नज़र आया वही कोयटा तक लेकर चलेंगे आप? जी, जो देखिए कराची में जो कुछ हुआ, अग्रेसिवनेस तो आपके सामने है, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। जो कुछ हुआ किसका, वो तो मियाँ साहब ने जो बात की वो आपके सामने अभी देखते, और हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि कंट्रोल किसका है, कौन सी ऐसी है जो सूबाई हुकूमत है वो कहते हैं एक बेलेबल ऑफेंस के ऊपर सुबह अर्ली मॉर्निंग दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल के और उसको धकेल कर गिरफ़्तार किया गया। अब ये पता ही नहीं चल रहा कि किसने किया, क्या सूबाई हुकूमत भी नहीं मान रहे कि पुलिस ने, और पुलिस के जिस तरह उनका एहतजाज आया तो अब उसके बाद भी कोई शक रह गया है। अब सूरत हाल तो सामने है ना कोई किसी जगह किसी को तो जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी ना। और इस बात पे कल हमारी पार्टी की मीटिंग हो रही है, कल हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग है, तो थ्रेडवेयर वहाँ डिस्कस होगा, क्योंकि ये जो सूरत हाल जिस तरह गंभीर बन रही है, मैं समझता हूँ कि हमें सबको बैठ के एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई बैठ के, कोई हक़ाइक़ के मबनी मुल्क को चलाने के लिए। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जो यही पता नहीं चल रहा कि जिम्मेदारी किसकी है, इसमें कंट्रोल किसका है, ये तो अभी सारी चीज़ें अभी तक क्लियर ही नहीं हो रही। तो ये मामला सबको बैठ, मैं समझता हूँ मुल्क को नुकसान हो रहा है, और कभी भी इस तरह इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करके मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पहले दिन ही हमने कहा था, मैंने भी कहा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे और बिलावल भुट्टो साहब के कहने पे, भाई बैठ जाएं, अपनी इकानमी के लिए मिलजुल के बैठ के कोई हल निकालें। मैं आज यही कह रहा हूँ बात कि जिस तरह हम चला रहे हैं ना ये तमाम अपना मुल्क, अजीज़ मुल्क जो है, हमारा प्यारा मुल्क जो है, वो जिस तरह महंगाई का जो बुरान है, जो लॉलेसनेस है, जो जहालत यहाँ पे तालीम हो नहीं रही, जो अशियाए खुर्द की जिस तरह हो रही है, और गरीब बिल्कुल गरीब तर हो रहा है। ये जो है ना, चीनी वाले तो कमा गए और जाके अब काटन का रेट है तकरीबन पहली बार 10,500 रुपये मन हो गया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये चीज़ें बैठ के थ्रेडवेयर डिस्कस करके कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। और इस तरह तो मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क माइनस ग्रोथ चली गई है। पहली बार 1952 के बाद पाकिस्तान में मनफी चली गई है जो तरक्की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने छोड़ा था इनको 5.8% तरक्की, जो कि हर साल बढ़ोतरी होनी थी। 3,000 अरब रुपए लोगों के जेब में ज़्यादा जाने थे हर साल। अगर 5.8 रहती ना तरक्की, तो जो आमदन थी ना, उसकी आमदन से 3,000 अरब रुपए। सर वो तो फिर आप पर इल्जाम होता है 20,000 अरब रुपए के कर्जे थे जो आपने इस गवर्नमेंट को दिए, आप पर फिर ये इल्जाम होता है कि इस तरह की तरक्की जो है लिए वो नहीं, ये कोई इल्जाम नहीं है। देखिए, अगर कर्जे लिए वो जो है वो छोड़ के गए, हमने जो कर्जे लिए ना वो 12,000, देखिए वो तो फिगर सबके सामने है ना। हमने जो कर्जे लिए वो 11,500 अरब 5 साल में लिए, इन्होंने उतने ही कर्जे 2 साल में ले लिए।
तो अगर हम पे इल्ज़ाम है तो फिर इन्होंने किस चीज़ के, और ये गलत बात कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने सर अब अगले आने वाले दिनों में कैसे साहब देख रहे हैं कि ये जो वादा है महंगाई के कम कर पोजीशन को खुलकर खेलने का, ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर वाकई कहा जाएगा कि हुकूमत शायद सिर्फ और सिर्फ महंगाई के प्रेशर में है, अपोजिशन के प्रेशर में नहीं। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपका, और बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका भी, और लियाकत शाहवानी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का इस वक्त कैंप कजाफी स्टेडियम में जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। एजाज वसीम बाकरी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां पाकिस्तान टीम की चल रही हैं? जी, मैं कजाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से कजाफी स्टेडियम में शुरू हो गया है। कल पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी लाहौर के मकामी होटल में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर इन सब का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह आई। तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, साथ जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उसका भी। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम को बायो सिक्योर जो इन्वायरमेंट जो बबल क्रिएट उसमें अब इनको जो है वो ऐड होने की इजाज़त दे दी है। ये तमाम क्रिकेटर्स आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड में जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी उनकी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहाँ पर 4 दिन तक ट्रेनिंग करेगी, फिर टीम जो है वो रवाना हो जाएगी रावलपिंडी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम जो है वो पहले से ही रावलपिंडी में मौजूद है। वहाँ पर उनका जो क्वारंटीन पीरियड है वो चल रहा है, लेकिन पीसीबी ने उनको इजाज़त दी है कि वो इस क्वारंटीन पीरियड के दौरान वो आर्मी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन 3 वनडे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाने हैं, उसके बाद 3 T20 मैचेस यहाँ लाहौर में खेले जाने हैं। लाहौर के हवाले से थोड़े से खदशात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि शायद अगले 1 हफ्ते तक जो स्मोक है वो ज़्यादा हो जाए, मैचेस का इनेकाद ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टाइमिंग अनाउंस की हुई है वो 3 बजे की है। सो एक आइडियल टाइम है मैचेस होने का। अगर लाहौर का वेदर अच्छा रहा तो मैचेस लाहौर में ही होंगे। बहरहाल पाकिस्तानी टीम का जो ट्रेनिंग सेशन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा था कि अगर इंग्लैंड के अंदर कुछ गलतियां टीम ने अपनी आखिरी सीरीज में की थी तो इस ट्रेनिंग कैंप से उन गलतियों को दूर करने की आखिरी हमें आगाह कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप के हवाले से। 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम जो इस वक्त आर्मी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इस वक्त अपने प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है। पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।